वो देखो वो देखो वो देखो, अरे जोश बहुत ज्यादा है और जैसे आपने वैचारिक जीत की बात बताई तो एक बार आपको पूरा बीजेपी दफ्तर दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइए। सबसे पहले तो ये रास्ता है जहाँ पर आपको विनोद तावड़े, तमाम तरुण चुग, तमाम नेता बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं और कतार देखिए यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। कुछ देर पहले वहाँ पर जोश वंदे है जो मातरम। आपको दिख रहा है। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। भी वहाँ पर कुछ बजाया जा बोलने रहा की था। जरूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। और बिल्कुल एक ऐतिहासिक जीत वंदे मातरम का गीत चला था। बाबा रामदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाबा रामदेव जी, आपके पास एक थोड़ी देर में मैं आता हूं, लेकिन रागिनी नायक, उनसे जरा रिप्लाई मुझे लेना था, क्योंकि गौरव भाटिया जो उन्होंने 4 मुद्दे रखे। रागिनी जी, कितने मुद्दों से आप सहमत है? क्योंकि वहां पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, और पोलराइजेशन का आरोप, एक तरीके से तुष्टीकरण हम कहना चाहिए, क्योंकि पोलराइजेशन के साथ तुष्टीकरण भी आता है, वो आरोप आपके नेता भी वहां पर लगा रहे थे। राहुल गांधी खुद वहां पर पोलराइजेशन का आरोप लगा रहे थे तृणमूल कांग्रेस पर, और ममता बनर्जी। अभी पता चलेगा। साहिल, आपके सवाल पर आने से पहले 2 बातें जल्दी से कहना चाहती हूँ। पहले तो ये कि आज अंजना जी एक बंगाल की पारंपरिक लाल पारा साड़ी पहने हुए हैं। आप भी सुबह बड़े पारंपरिक परिवेश में थे। और वहीं पर इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई केरल का मुंडू पहने थे। तो सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि भारत की इसी विविधता और इसी बहुलता का एक बहुत ही सुंदर समागम हमें चुनाव में देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं ये भी सीख मिलती है कि कोई हार अंतिम नहीं और कोई जीत शाश्वत नहीं। जब आपने शो शुरू किया तो पीछे आपकी स्क्रीन पे लिखा था खेला खत्म हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभावनाओं का खेल, राजनीतिक इस चुनाव में खेला खत्म बोल सकते हैं, इस चुनाव के पर लिए, इस राजनीतिक चुनाव के खेला लिए। कभी ठीक है, खत्म नहीं होता। ठीक और है। माध्यम से, क्योंकि आज तक एक बड़ा चैनल है, कांग्रेस के साथी भी हमारे देख रहे हैं, मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य प्रतीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अंजना जी का परिवेश बंगाल का है, वहां भाजपा की जीत हुई है। राजदीप जी का परिवेश केरल का था, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। और करीब करीब 375 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल सीट जीत रहे हैं। रागिनी 210 नायक जी, आप इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, यहाँ पर संगीत रागी भी बैठे हैं और आशुतोष भी बैठे हुए हैं, उसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो आप कृपया करके इस तरीके की टिप्पणी मत करिएगा। जल्दी से गौरव भाटिया जी पर जवाब दीजिए। बाबा रामदेव जी राजदीप कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं। चले, ठीक है। मैं आ रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल 375 के आसपास सीटें जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे घटक दल 200 सवा 200 के आसपास सीट जीत रहे हैं। तो यू कैन नॉट राइट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मैं पहले रागी जी की बात पर ही आती हूँ। रागी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि संघ की धारणा क्या है इस चुनाव की। संघ की धारणा है कि हिंदू मुसलमान करिए और चुनाव जीतिए। उन्होंने कहा कि कोई भी डिलीवरी सिस्टम तो होता ही नहीं है। और मैं तो सुबह से डिबेट देख रही हूँ, क्या नैरेटिव है। आज गौरव भाटिया जी अब आकर 4 विषयों पर जरूर बात कर रहे हैं, उस पर भी आ जाऊंगी। मिनी पाकिस्तान बना देंगे, मिनी बांग्लादेश बना देंगे, घुसपैठिए आ गए, मारकाट मच गई, आग लग गई, विपक्ष के गुंडों ने हाहाकार मचा दिया। क्या स्वास्थ्य पर, शिक्षा, एक मिनट, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात हुई। और सबसे दुखद क्या है साहिल, कि इसी पोलराइजेशन का महिमा मंडन हो रहा है हर चैनल पे। साहिल, मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2021 में उन वोटर नहीं डर रहे थे बोलने में, 2024 में नहीं डर रहे थे, 2026 में आकर के वोटर उनको बता नहीं रहा था। मुझे थोड़ा सा ये अटपटा सा लगता है। एक दूसरी बात, डिलीवरी की बात है, तो डिलीवरी के आधार पर यहाँ पर लोग चुनाव जीत जाता है। ये कहीं आपने पढ़ा है? डेवलपमेंट के आधार पर तमिलनाडु, ये एक सुरूर एक बार चढ़ा था चंद्रबाबू नायडू को भी, कि हम डेवलपमेंट के आधार पर। बीजेपी जो चुनाव जीतती है वो डिलीवरी पर नहीं जीतती नहीं, मैं कह रहा हूं डिलीवरी नहीं, डिलीवरी तो प्रधानमंत्री मोदी 24 में 19 में जीते, या गौरव भाटिया सुन रहे हैं आपको? नहीं, सुनिए गौरव भाटिया सुन रहे हैं आपको? सुनिए ना, जो उनके एक्सप्लेनेशन के अनुसार जल्दी बोलिए, क्योंकि उनके पास भी जाना है मुझे। सिर्फ उसी के आधार पर नहीं जीते। बंगाल चुनाव को यदि उसके आधार पर आप आकलन करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। बंगाल चुनाव का मूल आकलन यह है कि जितने भी घुसपैठिए थे उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया और भयमुक्त चुनाव हुआ है। सही पकड़े हैं। खुल करके लोग आकर के वोट कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। बंगाल की जीत पर
खास आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बंगाल और केरल दो अलग अलग राज्य यहां पर नजर आते हैं। केरल के भीतर लेफ्ट पार्टीज का आखिरी गढ़ वहां पर ठहरा है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, बीजेपी ने वहां पर शुरुआत की हुई, और बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को। दोनों चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कम्युनिस्टों की तो अंत्येष्टि और श्राद्ध और तर्पण पूरा हो गया है, और कम से कम केरल ने कांग्रेस की नाक बचा ली। तमिलनाडु में विजय ने जो विजय का इतिहास लिखा है वो इस बात का, और जो अप्रत्याशित, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐतिहासिक जीत जो पश्चिम बंगाल में, वो इस बात का प्रतीक है कि जो यथास्थितिवाद में जो एक वर्चस्ववाद का उन्माद जो हो जाता है कि हम यहाँ पर हमें कोई उखाड़ नहीं सकता है। जिस बीजेपी के एक भी सीट नहीं हुआ करती थी 2013-14 से पहले, उसने ये साबित कर दिया कि विकल्प रहित, संकल्प अखंड, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्के इरादे के साथ बढ़ते हैं, और अपना सपना लोग जब आप में देखने लगते हैं, जैसे इस समय देश के प्रधानमंत्री जी में लोग अपना सपना देखते रहे, उनके सपनों की पूर्ति के लिए अहर्निश पुरुषार्थ हमारे अमित शाह जी ने करके ये साबित कर दिया कि आप असंभव को संभव कर सकते। और मेहनत हमारी कभी फीकी नहीं पड़ती, मगर चमचा चाटे बगैर नहीं रहता। तो बधाई हो बीजेपी को भी, और बधाई हो सनातन के उन योद्धाओं की भी जो डरे नहीं और वोट करने के लिए निकले। नहीं तो लोग सोचते थे कि बाहर निकलेंगे तो कोई ऐसा नहीं कि वापस घर लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो अमित शाह जी ने कहा है कि उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, तो लोग निर्भय हुए मेरे भाई साहिल जी। बाबा रामदेव जी, 2014 के पहले आप भी मैदान में उतर आए थे आंदोलन करने के लिए। आपने भी कुछ सपने देखे थे 2014 के बाद में, बदलाव के और बाकी स्थिति के। क्या आपके सपने पूरे हुए हैं, ये हम कह सकते हैं? और जिस तरीके से आज की स्थिति में हम 10-12 साल के बाद देख रहे हैं कि जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का केसरिया पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, करीब करीब हर राज्य में आपको दिखाई देता है। अब देखो, ये लगभग 75% देश का जो भूभाग है उस पर तो बीजेपी ने अपना ध्वज लहरा दिया है। तो अब लोकतंत्र में थोड़ा बहुत तो विपक्ष में रहना ही चाहिए। जहां तक मेरे प्रश्नों का आप मेरे संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो देखो, मैं तो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा में परिवर्तन, चिकित्सा में परिवर्तन, ये शिक्षा की गुलामी जो 1835 से अभी तक चल रही है, मैकाले के मानस पत्र तैयार हो रहे हैं अभी भी, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, सिंथेटिक दवाइयों की, आर्थिक गुलामी, वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, नशा, वासना, हिंसा में, अलग अलग प्रकार की अकर्मण्यता में आज लगभग 8 घंटा एवरेज इस देश का युवा जो है वो अनप्रोडक्टिव अपना टाइम बर्बाद कर रहा है मोबाइल आदि पर। तो मैं तो चाहता हूं इस देश में पुरुषार्थ से, मैं तो पुरुषार्थ का पुजारी हूं। झूठ बोल रहा है। और हमारे यहाँ पर तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, जिसको सनातन की आत्मा कहते हैं, उसकी सिद्धि पुरुषार्थ से ही होती है। तो मैं तो चाहता हूं देश में पुरुषार्थ बढ़े, पराक्रम बढ़े, स्वाभिमान बढ़े, और केवल राजनीतिक दलों के चाहने से देश विश्व की महाशक्ति, विश्वगुरु नहीं बन जाएगा। उसके लिए जन जन को पुरुषार्थ करना होगा, और ये पुरुषार्थ जब देश करेगा तो निश्चित रूप से भारत, मेरे भाई साहिल जी, जो अपना उसका स्थान है वहां तक पहुंचेगा। पूरी दुनिया में युद्धों का और एक राजनीतिक अस्थिरता का और आर्थिक एक तरह से क्राइसिस है, उस समय भारत अपनी बड़ी भूमिका निभा पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।